सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्विद्यते परम् अविकारितमं सत्यं सर्ववर्णेषु भारत सत्यं सत्सु सदा धर्म सत्यं धर्म सनातन सत्यमेव नमस्येत सत्यम ही परमाम गतिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ये न सोचिएगा कि मैं ये श्लोक बाद में क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं ये इसलिए बाद में पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसकी जो वीडियो फाइल बनी थी वो क्रैश कर गई है, तो इस वजह से इसे ऑडियो में ही शूट करके आपको सुना रहा हूँ। अब आइए आपको मुद्दे पे लेके आता हूँ। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूँ। एक बात बताऊँ तो कभी भी आपकी कुंडली में जिस भी चीज़ के लिए आप एक्टिव और आगे बढ़ रहे हों, इस बात का हमेशा एहसास कर लेना चाहिए और अपनी कुंडली दिखाते समय कि मेरी कुंडली में लग्न की स्थिति कैसी है, सूर्य की स्थिति क्या बन रही है और चंद्रमा कैसे हैं। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले आपका व्यक्तित्व तो आपके पास होना ही चाहिए, और अगर वो इधर उधर भटक रहा होगा या फिर व्यक्तित्व के निर्माणकर्ता ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्रमा, अगर ये कमज़ोर रहे तो निश्चित रूप से भटकाव दे देते हैं जीवन में। सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर कब होंगे? जब सूर्य राहु केतु के मध्य में आते हों, राहु केतु के साथ उनका संबंध बन रहा हो, उस पर शनि की दृष्टि हो जाती हो और वो सूर्य कहीं से भी कमज़ोर ऐसे दिख रहे हों, तो ऊपर से वो उत्तरायण और दक्षिणायन के अगर होते हों तो उसमें से अगर दक्षिणायन के होते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं थोड़े से, ये स्थिति होती है। और उसके बाद अगर वो 12 में बैठे हों, 8 में बैठे हों और 6ठे बैठे हों तो वो बड़ी अजीब स्थितियां भी जीवन में पैदा कर देते हैं, कई बार प्रतिकूलता को लाने वाले हो जाते हैं। ये सूर्य की स्थिति। और चंद्रमा कब कमज़ोर? जब वो राहु केतु शनि मंगल से युक्त होते हों या दृष्टि संबंध में होते हों, 6ठे 8वें 12वें में बैठ करके मन को परेशान और उसे चिंतित करने का काम करते हों, पक्ष बल से वो युक्त ना हो, तो वो चंद्रमा परेशान करने वाले हो जाते हैं। मतलब इन दोनों की स्थिति अगर ऐसी है तो आपकी कुंडली थोड़ी सी फ्लरिश करने में, उसको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इन सबके अलावा अगर व्यवसाय करना होगा तो सबसे पहले हमें कौन से भाव को देखना होगा? सूर्य और चंद्रमा को देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में लग्न के अधिपति को देख लेना चाहिए। उनकी स्थिति कमज़ोर तो नहीं है। वो कमज़ोर कब होंगे? अगर लग्न के आगे पीछे कोई पापग्रह बैठा हो, यहाँ शनि यहाँ मंगल, ये स्थिति बन रही हो, उसके बाद लग्न पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो, तो इसे लग्न को और लग्नेश को या लग्नेश के ऊपर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि होती हो तो भी लग्न को कमज़ोरी मिल जाती है। अगर लग्न के अधिपति 12 में बैठे हों तो भी लग्न कमज़ोर हो जाता है। अगर लग्न के अधिपति 6ठे बैठे हों तो परिस्थितियां प्रतिकूल करते ही जाते हैं। अगर लग्न के अधिपति 8 में बैठे हों तो ये व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं स्वास्थ्य से। और इसके बाद बताओ, ये स्थितियां लग्न की रही। अब आगे बताता हूँ। अगर व्यवसाय करना होगा कभी भी तो अपनी कुंडली में सूर्य चंद्रमा को देख लिया, लग्न को देख लिया। अब क्या देखना है? अब देखना होता है आपकी कुंडली का तीसरा भाव। अगर लग्न के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, अगर लग्न के अधिपति तीसरे भाव में बैठ जाएं, पंचम में बैठ जाएं, सप्तम में बैठ जाएं, दशम में बैठ जाएं या एकादशवें में बैठ जाएं, तो ये स्थितियां ये इशारा कर रही हैं कि व्यक्ति कुंडली की तरफ आगे मतलब नौकरी की तरफ आगे न बढ़ के व्यवसाय में भी अपने स्थितियों को आजमा सकता है। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात जो है वो ये है कि पहली बात ये रही कि लग्न के अधिपति तीसरे, पंचम, 7वें, 10वें और एकादशवें में बैठे हों तो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकता है। दूसरी बात यह है, अगर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का संयोग, ध्यान दीजिएगा, अगर लग्न के अधिपति का संयोग कहीं से भी दशम भाव से बन रहा हो या दशम भाव के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ बन रहे हों या बैठे हों, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली 5 नंबर से बनती है, तो अगर यहां 5 नंबर लिखेगा तो यहां क्या लिखेगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि दशम भाव में 2 नंबर लिखेगा।
ये कहने का तात्पर्य ये होगा कि सूर्य जो लग्न के अधिपति हैं और दशम भाव के अधिपति शुक्र, अगर ये एक साथ क्रमशः प्रत्येक और किसी भाव में नहीं, अगर ये एक साथ या तो लग्न में या दशम में या तृतीय में या पंचम में, सप्तम, दशम या एकादशवें में बैठ जाएं, क्रमशः ये और ये ग्रह एक दूसरे के साथ यहां पे, यहां, यहां या तो यहां या फिर यहां, अगर इन भावों में एक साथ बैठ जाते हों और क्रमशः दशम भाव के अधिपति को सूर्य अपनी छटा से अस्त ना करते हों, तो ये स्थितियां व्यवसायिक दृष्टिकोण से मजबूत हो जाती हैं। बात समझ में आई? ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या है वो बता देता हूं। आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति जो बन रहे हो ना, दशम भाव के अधिपति जो भी ग्रह बन रहा हो वो आपकी कुंडली में या तो लग्न में बैठा हो या तृतीय में बैठा हो, अगर वो दूसरे में भी बैठ जाए तो भी बहुत अच्छी बात होती है। दशम भाव के अधिपति द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, दशम, एकादश और नवां, यहाँ भी अगर दशम भाव के अधिपति कहीं से भी यहाँ से संबंध बनाते हों, ये भी व्यवसाय के क्षेत्र में जाया जा सकता है। ऐसे भी कुंडलियों को व्यवसाय के क्षेत्र में उतर जाना चाहिए। ये बात एक थी। अब जो मूलतः, ये सिर्फ आपको लग्न कुंडली से देखना बता रहा हूं, इसके लिए मैं नवमांश में नहीं बता रहा, नवमांश के लिए अलग से बताऊंगा और फिर एक दिन लग्न, नवमांश और दशा के आधार पे बताऊंगा, जिसमें 3 चार्ट क्रमशः बता के रखूंगा। ये आपको सिर्फ आपका परिचय करा रहा हूं, आपके मन में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि अपनी कुंडली में कहीं से भी लग्न चार्ट को देख करके ये कैसे बताया जा सकता है कि जातक व्यवसाय करे या नौकरी। अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये स्थितियां जो मैं बता रहा हूं वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या देखनी है आपकी कुंडली में, ये देख लीजिए कि जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति किस नक्षत्र में बैठे हैं। आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति किस नक्षत्र में बैठे हैं, वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति उस कुंडली में क्या बन रही है। अगर वो नीच का हुआ तो कमजोर, अगर वो उच्च का हुआ तो अच्छा, अगर वो अपनी राशि में बैठा नक्षत्र का अधिपति, जैसे मान लीजिए शुक्र अगर मान लीजिए कृतिका में बैठे हैं, या शुक्र अगर मान लीजिए पुष्य में बैठे हों या किसी भी नक्षत्र में बैठे हों, उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली में लग्न चार्ट में ही मजबूत स्थिति को दिखाने वाला हो रहा हो तो भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। ये दशम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है ना, यहाँ से आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है। ये धन भाव है, क्योंकि कर्म अगर करने चलेंगे, अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो नौकरी के लिए और पैसे के लिए आप द्वार खोलेंगे। और ये तो वैसे भी आपकी कुंडली में पराक्रम का भाव होता है, यहाँ से आप मेहनत करते हैं, यहाँ से उस व्यवसाय से मिलने वाला यश, गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव होता है। यहाँ पे आप आकर के डेली बेसिस का इनकम, उस व्यापार से आप प्रतिदिन और समाज में उस व्यवसाय की स्थिति और छवि कैसी बन रही है उसका भाव होता है। दशम भाव तो कर्म का होता ही है, लाभ का भाव होता है एकादशवां। तो ये स्थितियाँ इन भावों में बने तो ये अच्छी होती है। दशम का अधिपति किस नक्षत्र में बैठा है या दशम भाव में जो बैठे ग्रह हैं, क्या वो तृतीय, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादशवें से संबंध अगर बना रहे हों तो व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में चले जाना चाहिए। अब एक बात और बताता हूं, इन सब के अलावा इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अगर ये स्थिति बन रही हो तो एक बात हमेशा देख लीजिएगा अपनी कुंडली में, और वो ये है कि आपकी कुंडली में धन भाव की स्थिति कैसी है। मतलब अगर धन भाव के अधिपति, ये बहुत जरूरी है बता देता हूं, अगर धन भाव के अधिपति कहीं से भी लाभ से संबंध बना रहे हों, अगर धन भाव के अधिपति लाभ में जाकर के बैठे हों, या लाभ के अधिपति धन में बैठे हों, या धन के अधिपति भाग्य में बैठे हों, या भाग्य के अधिपति धन में बैठे हों, या फिर धन के अधिपति लग्न में बैठे हों, या लाभ के अधिपति लग्न में बैठे हों, या भाग्य के अधिपति लग्न में बैठे हों, तो ये धन योग होता है। लग्न का अधिपति दशम में बैठा हो, दशम का अधिपति लग्न में बैठा हो, तो ये स्थितियां धन योग को दिखाने वाली होती हैं। और अगर आपकी कुंडली में राजयोग भी कम बने हों और धन योग अच्छे बने हों तो आपकी कुंडली व्यवसायिक दृष्टिकोण की हो जाती है। ये बात बनती है। अब अगले दिन के कार्यक्रम में, कल तो गुरुवार का कार्यक्रम होगा तो वहाँ योग दुर्योग बता दूंगा।
अगले बुधवार को मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार इसी चीज़ को नवांश में और लग्न में कैसे देखा जाता है ये बता दूंगा। बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। कल मुझे किसी ने, कृष्णा जोशी जी ने कमेंट किया था। कृष्णा जोशी जी, नमस्कार करता हूं आपको। आपने कहा था कि आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, मतलब मेरे कार्यक्रम के। आप लोगों को भी अगर ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा तो मेरे चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके और फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो वो होने लगेगा। ये इन्होंने ही बताया है कि आप कल के कार्यक्रम में ये बात कह दीजिएगा। कह दी मैंने बात। कृष्णा जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और फिर आपने मुझे ये बात बताने के लिए कही थी, मैंने ये बात बता दी। अब आइए आपको अर्थ बता देता हूँ जो कि आपको सत्य बोलने के लिए आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। आइए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। मैंने कही थी बात, सत्यस्य वचनम साधु न सत्य विद्यते परम। कहने का मतलब है सत्य और साधु दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और आप भी बन सकते हैं। उसके लिए कमंडल और झोले लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप निरंतर सत्य से ही युक्त अपनी वाणी बोल रहे हैं तो आपकी वाणी तो वैसे भी शुद्ध हो जाएगी। जो व्यक्ति निरंतर सत्य का ही पालन करता हो उसके वाणी को शुद्धता और सिद्धि प्राप्त हो जाती है और फिर वो जो बोलता है वो ब्रह्म की सृष्टि हो जाती है, वो ब्रह्म की वाणी हो जाती है। हम नहीं चाहते ब्रह्म होना, बस यही बात है। मतलब जो सत्य है वो हमेशा विकार रहित है और हमेशा सत्य श्रेष्ठ ही होता है। अगर सत्य बोलने में एक बार भी हिचकिचाहट जब होती हो ना तो उस समय सिर्फ यही बात दिमाग में रखना कि क्या वहां पे किसी की हिंसा हो रही है। अगर वहां पे किसी की हिंसा नहीं हो रही होगी तो आपको सत्य बोलने से पीछे नहीं आना चाहिए। सत्य जो है वो श्रृंगारिक है और सत्य से परे कुछ है ही नहीं। हम झूठे हो गए हैं ना, इस वजह से सत्य का पालन नहीं करते हैं और सत्य बोलने वाले को बेवकूफ और मूर्ख कह देते हैं। उसे ये कह देते हैं नहीं आजकल ऐसा नहीं होता है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानने को कहता आपको, बिल्कुल होता है। आप बोल के तो देखिए, सत्य हमेशा ही आगे रहता है, उसके पीछे आने वाले और रहने वाले असत्य ही हो सकते हैं। हमेशा सत्य श्रेष्ठ होता है और सत्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आदत डालिए, आदत लग जाएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।